इस कहानी की लेखिका है संध्या बख्शी। मारे राजस्थान में एक कहावत है, कहे तो सुना दूं हुकुम। कैब ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा। अरे वाह, सुनो भी सुनो। रोहित ने उत्साह से कहा। जब बड़ो मानस कहे उसने डर स्यूं हार ना मानी, या तो वो मानस झूठा या वो राजस्थानी। मतबल जय अगर बड़ो आदमी कहे कि उसने डर से हार नहीं मानी, तो या तो वो आदमी झूठा है, नहीं तो वो राजस्थानी है। वाह भाया वाह, घनी चोखी बात कही था हमने तो। हम भी ठेठ राजस्थानी है, जयपुर जिले के महीने से हमारा गांव। इतनी बित्ती सु डरा कोनी। अरे अरे, खम्मा गणी कुंवर सा दे तो मारी भाषा बोलो। घनी खम्मा। तो चलोगे ना, किराया भी बता दो। रोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। और आपनों से के मेल भाव, जो जी चावे वो दे दीजो कुंवर सा। फिर वे चारों कैब में बैठ गए। चारों मतलब सोनल और उसके पति रोहित, शालिनी और उसके पति नवीन। शालिनी ने सोहन को कोहनी मारी और कान में फुसफुसाते हुए बोली, रोहित भाया बिना हर जगह की लोकल डायलेक्ट पर अच्छी पकड़ है इनकी। किसी से भी उसी की भाषा में बोलकर उसका दिल जीत लेते हैं। सोनल ने भी धीरे से जवाब दिया। हाँ यार, ऐसा ही जॉब है यार इनका। हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र, तो जिस शहर में जाते हैं बस वहीं के हो जाते हैं। घाट घाट का पानी जो पिया है तुम्हारे रोहित भाया ने। शालिनी और नवीन 1 हफ्ते पहले ही जैसलमेर में शिफ्ट हुए थे। नवीन भी रोहित की तरह मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियर था। छावनी के पास ही क्वार्टर अलॉट हुए थे। सोनल के घर से एक घर छोड़कर इन लोगों का घर था। नवयुगल जोड़ों में कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आज छुट्टी के दिन इन्होंने घूमने का तय किया था। तुम्हें पता है शालू, हम लोग यहाँ आए थे ना अप्रैल में। बाय गॉड, इतनी गर्मी थी यार कि हाल बेहाल हो गए। उसके बाद मई जून में गर्मी के साथ साथ धूल भरी आंधी, रोज भर भर के मिट्टी निकालती थी मैं झाड़ू से। जब इनकी पोस्टिंग हुई तो मैंने इतने अरमान सजाए थे पता है, कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, लेकिन कुछ इनकी व्यस्तता और कुछ मौसम का कहर। जब से यहाँ आई कहीं भी घुमाने नहीं ले गए। सोनल ने मन की सारी भड़ास निकाली। ओ मेरी बुराइयां हो रही है। आगे बैठे रोहित ने पीछे मुड़कर कहा, अबे 2 औरतें साथ बैठेगी तो बुराई तो करेंगी नहीं, बुराई तो करेंगे। नवीन ने ठहाका लगाया। अब तो खैर ईश्वर की कृपा है कि गर्मी कम है। अक्टूबर और नवंबर में यहाँ सुबह की गुलाबी ठंडक हो ही जाती है। पर तुम लोगों का साथ भी तो मिल गया है, इसी बहाने हमारा भी घूमना हो जाएगा। सोनल ने अति उत्साह से कहा था। वैसे रोहित भैया, क्या क्या है यहाँ देखने के लिए? अरे भाभी, स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। बहुत कुछ है घूमने के लिए। घड़ीसर लेक, सोनार किला, पटवा की हवेली, बड़ा बाग, सालेम सिंह की हवेली, समोर खुरी के धोरे, तनोट माता का मंदिर और कुलधरा। जब यहाँ प्रमोशन के लिए आया था तो बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, समय ही नहीं मिला सोनल को घुमाने फिराने का। अब एक एक करके सारी जगह चलेंगे। वैसे अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो कुलधरा, शहर से 18 किलोमीटर दूर। भाई मैंने तो बस किताबों में पढ़ा है इस शहर के बारे में। आज आंखों से देख रहा हूँ, सुनहरी जंगल जैसी नगरी है भाई। नवीन गाड़ी का शीशा खोलकर बाहर के नज़ारे देख रहा था। धूप खिली हुई थी, रेत के धोरे सोने जैसे चमक रहे थे। बीच बीच में कहीं इक्का दुक्का कीकर और बबूल के पेड़ दिख जाते थे। ऊंट के लट्ठे पर सवार राजस्थानी रंग बिरंगी वेशभूषा में सुसज्जित लोग अपनी मिलनसार संस्कृति का उदाहरण देते हुए मुस्कुराते हुए गुजर जाते। जीविकोपार्जन बड़ा मुश्किल होता होगा यहाँ, सर्दी और गर्मी के चरमोत्कर्ष, फिर भी सभी कितना मनमोहक था। कुलधरा तो हॉन्टेड जगह है ना सोनल? ये देखो मैंने गूगल पे सर्च किया है। शालिनी ने कुछ संशय जताया। हाँ है तो, बट यू डोंट वरी, अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं कुंवर सा। कैब ड्राइवर को भी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। हाँ बोलो भैया, थामने तो नाम भी कौन बताया अब तक। थामने पूछो को नहीं, मैं बतायो को नहीं। तेजपाल छे हमारा नाम। हाँ तो बोलो तेजपाल, हिंदी में बोलना, सब ने समझ आ जावेली। जी हुकुम, तो सुनो। जैसलमेर के राजा का एक दीवान था, सालेम सिंह। बड़ा दुर्जन था। जिसकी शहर में वो हवेली थी ना, देखी होगी आते जाते। हाँ वही। उसकी बुरी नजर पड़ गई कुलधरा के पुजारी की सुंदर कन्या पर। क्या नाम था सुंदर कन्या का? सही नाम तो कौन ही पतो, पर हमें तो उसे बाबो सारी लाडली चिरमी बुलाते थे। चिरमी? चिरमेरा रंग गुलाल, वा तो मोतिया बिचली लाल, मैं वारी जाऊं चिरमी रे। क्यों भाई साहब, तुमने तो सुना होगा जी लोकगीत।
हाँ भैया, सुना सा लगता है। चिरमई एक जादुई बूटी हो गया है, सम्मोहन विद्या और टोने टोटके में काम आती है कुंवर सा, और वो थी भी अपने नाम अनुकूल, सम्मोहित करने वाली। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सोनल ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। खैर, शालिम सिंह ने शादी का प्रस्ताव भेज दिया। कुलधरा के लोग ठहरे कुलीन पाड़ीवाल ब्राह्मण, उन्होंने मना कर दी। अब तो यह बात शालिम सिंह की जिद बन गई। उसने उनको कुछ समय दिया सोचने विचारने को कि मान जाओ नहीं तो जबरन ले जाऊंगा। अब ये बात ब्राह्मणों के मान की सम्मान की हो गई। लड़की की इज्जत की खातिर सब एकजुट हो गए। उन्होंने एक रात में सारा गांव खाली कर दिया। परोसी हुई थालियां धरी की धरी रह गई। बच्चों के खेल खिलौने पड़े रह गए। कपड़े लत्ते बर्तन भांडे सब छोड़ छाड़ के बस अपना जरूरी सामान ले जा सकते थे वही ले गए। जाते जाते गांव को शाप दे गए, जे कभी न बसे दोबारा, जे कभी न बसे दोबारा। शालिम सिंह हाथ मड़ता हुआ रह गया और शाप खूब फड़ा फूला। भूत पिशाच प्रेत डायन चुड़ैलें आकर बस गई वहां। बस ये कहानी है कुलधरा की। तेजपाल भैया, आप हमें डरा रहे हैं क्या? सोनल ने कहा। अपने बींद के साथ में बींदनी को डर कैसा। ये सही कहा तेजपाल भैया आपने। अभी कितनी देर लगेगी? बस पहुंचने वाले हैं। 4 बज गए, कब पहुंचेंगे, कब घूमेंगे और कब वापस लौटेंगे? यार शालिनी, मुझे तो चिंता हो रही है। सोनल यार, या तो आने की भी उतावली और जाने की भी उतावली। अब आए हैं तो एंजॉय करो यार। लॉजिक वैसा पहुंच गए तो मैं गाड़ी लगाता हूँ, आप लोग घूम लो, फोटो शोटो खींचो और फिर आ जाना सांझ से पहले वापस। अंधेरा गिर गया तो मुझे लाना पड़ेगा वापस। हाँ भाई ठीक है, आ जाएंगे। गाड़ी में बैठे सभी के पैर अकड़ गए थे। उतरकर सभी रिलैक्स फील करते हैं। नजरों के सामने था एक उजड़ा शहर, नारी सम्मान की कहानी और एक भयावह श्राप। छोटे छोटे सुनहरे पत्थरों से निर्मित घर जो अब काल के वशीभूत होकर खंड खंड पड़े थे। उस समय के लोगों की मजबूरी, लाचारी आज के लोगों की मौज मस्ती बन चुकी थी। दोनों युगल जोड़े हाथ में हाथ डाले श्रापित गांव में घूम रहे थे। रोहित, मैं छिप जाती हूँ और तुम मुझे ढूंढो। ये कहकर सोनल आंखों के सामने से ओझल हो गई। रोहित आधे अधूरे खंडरों में ढूंढने लगा। तभी एक काला साया उसके पास से गुजरा। सोनल, सोनल। चन चन की आवाज के साथ साया गायब हो गया। रोहित को लगा वहम होगा। वो आगे बढ़ा। उसने देखा एक टूटे फूटे घर में कुछ कलात्मक बर्तन रखे हैं। वो उन्हें देखने के लिए वहीं बैठ गया। उसने कलात्मक सुराही उठाई थी कि तभी छन छन की आवाज फिर सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। कालबेलिया बंजारों जैसे कपड़े पहने एक बहुत ही लंबी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे की जगह एक भयानक डरावनी आकृति थी। उसे देखकर रोहित ठंडे मौसम में भी पसीने पसीने हो गया। हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अब वो पीछे को खिसकने लगा तो कच्ची दीवार भड़भड़ा के गिर गई। औरत गायब हो गई। दीवार के पीछे सोनल खड़ी थी। दीवार गिरने से उसके माथे पर चोट लग गई और खून बहने लगा। ओ माय गॉड, सोनल तुम कहाँ चली गई थी यार? रुको मैं रुमाल बांध देता हूँ। मैं तो छिप रही थी रोहित, पर ये तुम पीछे से कहाँ से आ गए? डरा रहे हो मुझे? नहीं सोनल, मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। मैंने यहाँ चुड़ैल देखी अभी। कम ऑन रोहित, मैं डरने वाली नहीं। तुम चलो यहाँ से। ओके ओके बाबा। शालिनी और नवीन कहाँ है? वो एक बावड़ी की बात कर रहे थे, शायद वहीं चले गए होंगे। चलो हम भी चलते हैं। वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें शालिनी और नवीन मिल गए। थोड़ी ही दूर पर बावड़ी थी जो अभी सूखी पड़ी थी। रोहित ने जो चुड़ैल देखी थी उसके बारे में उसने नवीन को बताया। नवीन को ये सब मजाक लगा। रोहित, तू कितनी भी चुड़ैल की कहानियां सुना ले, मैं नहीं डरने वाला। चल सेल्फी लेते हैं। बावड़ी के पास चारों ने अलग अलग पोज में कई सेल्फीज ली। सूरज ढलने लगा था। सिंदूरी रंग की रोशनी दौरों पर पड़ रही थी, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य में एक रंज था।
एक गुबार, एक नाराजगी सी थी। रोहित उसे महसूस कर पा रहा था। वो आसमानी रंगीनियों में खोया हुआ था कि सहसा उसने देखा सोनल, शालिनी और नवीन उसके पास नहीं थे और उस जगह पर वो अकेला खड़ा था। उस भूतिया शहर में रौनक सी लगने लगी थी। वो वीरान जगह जीवित होने लगी थी। बहुत सी पनिहारिन मटका उठाए बावड़ी की सीढ़ियां उतर रही थी। शहनाई, तबली और मोर चंग के धीमी स्वर कानों से टकराने लगे थे। पनिहारिन लोकगीत गा रही थी। आंबा मीठी आमरी चौसर मीठी है चाच, नैना मीठी कामरी रण मीठी छे तलवार, पधारो मारे देश, आओ पधारो मारे देशनी केसरिया बालम, पधारो मारे देश। रोहित ने देखा आसमान भी केसरिया रंग का हो चला था। गीत मधुर था लेकिन इस समय भयावह लग रहा था, बहुत ही भयावह। छोटे बच्चों की किलकारी और नवजात का रुदन स्पष्ट सुनाई दे रहा था, लेकिन ये सभी इंसान नहीं, हवा में लहराते काले प्रेत ही थे। भय इतनी तीव्रता से उसके शरीर में घुलने लगा था। इतने सारे भूत प्रेतों, पिशाचों और डायनों के बीच वो अकेला इंसान था। उसने भागना शुरू किया और अनुभव किया कि भयानक प्रेतों की भीड़ उसके पीछे दौड़ रही है। सभी के लंबे शाख, बाल और बड़े बड़े नाखून थे। प्रेत कभी अच्छा बुरा नहीं सोच पाते, वे सिर्फ इंसानी खून के प्यासे होते हैं। अब शहनाई और मोरचंग की एक अशुभ सी तीव्र धुन उसके कानों को फोड़ रही थी। रोहित की सभी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी थी। भागते हुए वो कुलदरा गांव के उस मंदिर तक पहुंच गया जिसके इर्द गिर्द वो शहर बसा हुआ था। ये माता का मंदिर था। वहां पहुंचते ही रोहित गिर पड़ा। उसने वहां घंटों को बजता हुआ अनुभव किया। ये आवाज उसे सुकून दे रही थी, जैसे बुरी शक्तियों को पीछे धकेल रही हो। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर वहां पड़ा रहा, लेकिन उसे यकीन था कि देवी माँ उसे बचा लेंगी। कुंवर सा उठो, कुंवर सा उठो, चलो घरा चला। जैसे उसे कोई जगा रहा था। तेजपाल था। उसने रोहित को सहारा देकर कैब तक छोड़ दिया। थे बैठो, मैं बाकी लोगों ने भी लेके आऊं। थोड़ी देर में ड्राइवर तेजपाल सभी को टैक्सी तक लेकर आया। सभी के हाल बेहाल थे। सभी के पास कोई न कोई कहानी थी सुनाने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। भय का आतंक अब भी उन पर हावी था। क्यों कुंवर सा, डर लग रहे थे? वैसे तेजपाल के होते तो हमने डरने की जरूरत ना है। कुलधरा हमारे पूर्वजों की विरासत है। हम यहाँ किसी का बाल बांका नहीं होने देंगे। बचन है तेजपाल का, बचन है दोरारी धरती का। चारों इतना डर गए थे कि कुछ बोले ही नहीं। घर पहुंचकर तेजपाल को पैसे दिए और विदा किया। सोनल चाय बनाकर ले आई थी। चारों चाय की चुस्कियों के साथ मोबाइल में फोटोज को देख रहे थे कि अचानक सभी की नजर एक फोटो पर अटक गई। वो बावड़ी की फोटो थी जिसमें एक शिलालेख भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लिखा था तेजपाल पालीवाल ब्राह्मण द्वारा निर्मित। सभी एक दूसरे की तरफ अवाक होकर देख रहे थे। चारों के होश उड़ गए थे। इस जादू नगरी में भले ही कोई खाली खल्लम आए, लेकिन जाता है अनुभव और यादों की टोकरी भरकर। सभी को इस प्रचलित पंक्ति का यकीन हो चला था।